चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। जो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है वो मेनली जो होता है वो यूरिया के फॉर्म में होता है। मेनली हमारी बॉडी में यूरिया के फॉर्म में होता है। एक्सक्रीशन जो होता है, अगर हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि जो लोअर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनमें मेनली अमोनिया के थ्रू होता है। फिर जो मैमल्स हैं, लाइक हम हैं, और जो मैमल्स हैं उनमें यूरिया के थ्रू होता है, और देन यूरिक एसिड के थ्रू जो होता है, जो बर्ड्स एंड ऑल जो यूरिक एसिड के थ्रू होता है। मेनली जो वाटर जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया तो अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो स्पेशली जितने भी एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनमें जो होता है अमोनिया एज सच गिल्स के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू ये निकाल दिया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो जितना हार्मफुल होगा उसको उतना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी। बस आप ऐसे समझ लो, जो जो चीज़ जितनी हार्मफुल होगी उसको उतना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी। अगर जैसे यूरिया है, यूरिया हमारी बॉडी में, यूरिया को लेस वाटर की ज़रूरत होती है, और यूरिक एसिड को और भी लेस वाटर की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है लिवर में। ठीक है, लिवर में क्या होता है, अमोनिया जो है होता है वो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यूरिया जो है वो लेस सॉल्युबल देन अमोनिया, और इसको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिया को फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। और यूरिक एसिड जो होता है ये लगभग सॉलिड फॉर्म में ही सिक्रीट किया जाता है। इसको लेस वाटर या लीस्ट यू कैन से, अगर हम कंपेयर करें तो लीस्ट वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, लीस्ट वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये टोटल जो होते हैं ये वेस्ट मटेरियल्स जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, दे आर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो इनका होता है। ऐसा नहीं हमारी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बनता है, हमारी बॉडी में अमोनिया भी बनता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, बट द मेन वेस्ट मटेरियल विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी इज यूरिया। ठीक है, यूरिया जो होता है ये मेन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ऐसे हमारे बॉडी में अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों ही बन रहे हैं, तो ऐसा आप लोग कंफ्यूज मत होना। बट ये रहता है कि किसी में मेजर अमोनिया बन रहा है, किसी में मेजर यूरिया बन रहा है, और किसी में मेजर यूरिक एसिड बन रहा है। तो उसके बेसिस पे हम जो एनिमल्स को अगर हमने डिवाइड कर रखा है, जो अमोनिया सिक्रीट करता है उसको अमोनोटेलिज्म बोलते हैं, जो यूरिया सिक्रीट करता है उसको यूरियोटेलिज्म बोलते हैं, जो मेजर फॉर्म में यूरिक एसिड सिक्रीट करता है उसको यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। तो ये मेजर फॉर्म में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहे हैं। अगर हम देखें अमोनोटेलिज्म की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि इस जो अमोनोटेलिज्म में जो एनिमल इंक्लूडेड हैं, इनमें मेन जो एक्सक्रीशन होता है अमोनिया का होता है। अमोनोटेलिक एनिमल्स में कौन कौन आएगा, इसमें मेनली हमारे एक्वाटिक आएंगे। ऑब्वियसली एक्वाटिक हमने जब पढ़ा था तो उसमें देखा था मेनली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जनरल बॉडी सरफेस से उनका एक्सक्रीशन होता है, और भी एक्सक्रीटरी मेथड्स होते हैं। जनरल बॉडी सरफेस से होता है, गिल्स के थ्रू होता है, अ, तो वहां से उनका डायरेक्टली एक्सक्रीशन हो जाता है, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो पानी में ही रहते हैं और उनकी सारी चीजें पानी से जुड़ी होती हैं, वहीं से वो ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं से CO2 निकालते हैं, और वहीं से अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी वो एलिमिनेट हो जाता है उनका। तो इस तरह से जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया जो है एक्सक्रीट करते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल्स में हमारे आएंगे एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स, aquatic insects, bony fishes, aquatic amphibians. Ammonia is highly toxic, so excretion need excess of water. Ammonia is readily soluble in water and excreted by diffusion through body surface or gill surface as ammonium ion. Kidney do not play any significant role in removal of ammonia. ठीक है, अमोनिया डायरेक्टली वहीं बॉडी सरफेस से
गिल्स के थ्रू सिक्रीट कर दिया जाता है। हमारी हमारी जो बॉडी है उसमें अमोनिया, मैंने बताया कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। हाँ, थोड़ा पार्ट अमोनिया का भी रह जाता है। बाई चांस अगर किसी का लिवर डैमेज हो गया है, अगर लिवर डैमेज हो जाता है तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है लिवर डैमेज में, क्योंकि लिवर ही तो कन्वर्ट कर रहा है। लिवर डैमेज में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, जो कि हाईली हाईली टॉक्सिजेनिक है। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाए, अगर किसी पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाए तो उसमें किस चीज का लेवल हाई होगा? उसमें हमारा यूरिया लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, किडनी डैमेज में, क्योंकि एक्सक्रीशन हम जो हैं वो यूरियो यूरियोटेलिक में आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो होता है मेन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा यूरिया है। तो अगर किडनी डैमेज हो जाए तो किडनी एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगी, एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, और वो हमारे ब्लड में इंक्रीज करता जाएगा, जो कि हाईली टॉक्सिजेनिक है ब्रेन के लिए स्पेशली। तो वो पेशेंट फिर कोमा में लैंड कर जाता है। अदरवाइज फिर हम उसको डायलिसिस पे डालते हैं ताकि उसका यूरिया हम रिमूव कर सके। अब यूरियोटेलिज्म में कौन कौन आएगा? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिक एनिमल्स में हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज आएंगी, कार्टिलेजिनस फिशेज आएंगी, फ्रॉग्स, टोड्स, एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक reptiles, alligator, turtles, and mammals. In liver, ammonia is converted into less toxic urea, so it need only moderate quantity of water for excretion. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animals to maintain a desired osmolarity. ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो रिटेन कर जाता है, कुछ कुछ अमाउंट जो है किडनी में रिटेन कर जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, जिससे प्रॉपर एक्सक्रीशन चलता है। जब हम किडनी फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। देन यूरिकोटेलिज्म में जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन। तो ये कंजर्व कर लेते हैं वाटर, वाटर को एक्सक्रीट नहीं करते। यूरिकोटेलिक एनिमल्स में हमारे इंसेक्ट्स आएंगे। अब इंसेक्ट्स, लैंड्स, क्रस्टेशियंस, लैंड स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसकी वजह से ही इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, क्योंकि ये वाटर कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, जो यूरियोटेलिज्म है उसमें तो ऑब्वियसली थोड़ी वाटर रिक्वायर्ड होती है, बट यूरिकोटेलिज्म में ना के बराबर होती है, और जो हेल्प करती है वाटर कंजर्व करने में। ठीक है, देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ये आपको पता होने चाहिए। किसमें, जैसे हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो उसमें दिए थे, बट आपको यहाँ भी पता होने चाहिए कि किसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल्स are found in platyhelminths, rotifers, some annelids and cephalochordate. ये प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, फ्लेम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स में है, रोटिफर्स में है, सम एनालिड्स में है और सिफेलोकॉर्डेट में है। देन नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जो है ये एनालिड्स में है। देन मालपीजियन टिब्यूल्स, ये हमारे इंसेक्ट्स में आएगा। देन एंटिनल्स ग्लैंड, ये क्रस्टेशियंस में आएगा, प्रॉन में आएगा। एंड देन किडनी, ये हायर एनिमल्स में आएगा, हायर एनिमल्स लाइक बी। ठीक है, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? ये पूरा सिस्टम है, तो ऑब्वियसली इसमें मोर देन वन ऑर्गन इंक्लूड होंगे। इसमें पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जहां से यूरिन बाहर आता है। तो ये पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें हम देखेंगे हमारी जो किडनी है, किडनी
ये जो किडनी है मैंने बताया था कि इससे लगी हुई ऊपर की ओर एड्रिनल ग्लैंड होती है जिससे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन सिक्रीट करता है जो कि सिंपैथेटिक हार्मोन है। तो सिंपैथेटिक और हमारी बॉडी में दो तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक एक तो नर्वस सिस्टम एक चीज होती है और दूसरा हार्मोनल होता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जो कि हमारी हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एड्रेनालिन होता है वो हमारी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ये सारी चीजें बढ़ा देता है। तो ये हमारी किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किडनी किडनी के टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे। दूसरी चीज हमारी दो जो किडनीज हैं, ठीक है, तो ये बीन शेप्ड होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं। और ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये जो पोर्शन होता है वी कॉल इट रीनल पेल्विस। हम इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो इसमें जो बीन शेप्ड होता है, तो जो इनर पोर्शन होता है वी कॉल इट रीनल पेल्विस, इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस टर्म दिया गया है, ठीक है। ये जो हमारी किडनी होती है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे कि बीन्स बीन्स का शेप होता है, ये वैसे एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो इनर पोर्शन होता है जहां से यूरेटर निकलता है उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। अ, अगर स्ट्रक्चर देखें हम किडनी का, तो हम देखेंगे इट इज रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर enclosed in a tough 3 layered fibrous capsule। ये बिल्कुल एक टफ, जैसे कि सिंपल राजमा आप समझ लो, राजमा होता है बस वैसे ही टफ स्ट्रक्चर होता है। ये टफ होता है, ये लूज नहीं होता है। लाइक हार्ट है, हमारा हार्ट थोड़ा सा ऑब्वियसली लूज सा स्ट्रक्चर है, बट ये ऐसा नहीं है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। हमारा जो thoracic और लंबर वर्टिब्री होती है ये हमारे लास्ट thoracic से स्टार्ट होती है और थर्ड लंबर तक जाती है। इसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट thoracic वर्टिब्री से स्टार्ट होती है और थर्ड लंबर वर्टिब्री तक जाती है, ठीक है। एंड द लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर। देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 10 to 12 सेंटीमीटर ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन के लिए। एवरेज वेट इज 120 to 170 ग्राम। On the concave side of kidney, there is an opening and we call it hilum or hilus, through which blood vessels, nerves, lymphatic ducts and ureters enters into the kidney। ये जो पोर्शन होता है जिसको हम यहाँ पे देखो आप रीनल पेल्विस बोल रहे हैं, ये जो किडनी का पोर्शन होता है जो ओपनिंग होती है, हाइलम इज व्हाट, हाइलम इज अ ओपनिंग, जो सिंपल कॉमन टर्म है जो कई जगह यूज होता है, हाइलम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें एंटर कर रही हैं, अगर हम देखें इसमें क्या क्या चीजें एंटर कर रही हैं। ब्लड वेसल्स, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स तो जाएंगी ही, नर्व्स भी होंगी, लिम्फेटिक डक्ट्स भी होगा, ऑब्वियसली लिम्फेटिक डक्ट्स भी होगा, एंड यूरेटर, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें एंटर कर रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं वहां पे हाइलम में, आपको ये पता होने चाहिए। इसमें हम देखेंगे वेसल्स आएगा, इसमें आर्टरी आएगी, वेन आएगी, यूरेटर आएगा, फिर लिम्फेटिक डक्ट्स भी होंगे। On the concave side of kidney, there is an opening. ओपनिंग, इस ओपनिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, हमारी नर्व्स आएंगी, वेसल्स आएंगी, लिम्फेटिक डक्ट्स आएगा एंड यूरेटर, ठीक है। हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। अब यहाँ पे क्या है, हाइलम में रीनल पेल्विस, हम जो यूरेटर का ऊपर का पोर्शन है, यूरेटर इज दिस, ठीक है। तो यूरेटर का जो ऊपर का पोर्शन है वी कॉल इट रीनल पेल्विस, ठीक है। यूरेटर के ऊपर के पोर्शन को हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो ये यूरेटर क्या करता है, यूरेटर जो होता है वो तो नीचे ब्लैडर में जा रहा है, ठीक है।
बट ऊपर जो है ये इस तरह से कैलिसिस बनाता है, मेजर कैलिसिस, दिस इज मेजर कैलिसिस एंड दीज आर द माइनर कैलिसिस, दीज आर द माइनर कैलिसिस, ठीक है, मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस। अब जो माइनर कैलिसिस हैं ये क्या करती है, ये यहाँ से यूरिन कलेक्ट करेंगे, फिर वो मेजर कैलिसिस में आएंगी, फिर वो यूरेटर में आएंगी, रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर में आएंगी और यूरेटर से जाके वो ब्लैडर में खुलेंगी, वो ब्लैडर में नीचे जाके खुलेंगी, ठीक है। तो अब देखोगे कि माइनर कैलिसिस होती हैं, फिर मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस। ये हमारा जो हमारे नेफ्रॉन है वो यहाँ पे है, ये हमारे यूरिन बना रहे हैं, ये यूरिन बना रहे हैं, फिर यूरिन हमारा माइनर कैलिसिस में आ रहा है, मेजर कैलिसिस में आ रहा है, फिर रीनल पेल्विस में आ रहा है, फिर यूरेटर से होता हुआ हमारा ब्लैडर में जा रहा है। तो दिस इज रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस जो है वो आगे चल के यूरेटर, नीचे जाके यूरेटर में खुल रहा है और ऊपर से ये यूरिन कलेक्ट कर रहा है थ्रू मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस। ये टर्म दिया गया है, मेजर कैलिसिस चौड़ी होती है, फिर माइनर कैलिसिस जो होती हैं वो यूरेटर का जो एंड पॉइंट होता है जहां से वो यूरिन जो हमारी जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, उनसे जो यूरिन कलेक्ट हो रहा है वो इस तरह से कलेक्ट होके नीचे आता है। अब अगर हम किडनी को देखें, किडनी को अगर आप देखोगे तो किडनी डिवाइडेड होती है, ऐसी बीन शेप्ड किडनी है। तो किडनी में सिंपल इसमें क्या है कि आउटर कॉर्टेक्स, outer it is cortex and inner it is medulla। ये तो एक नॉर्मल, कहीं भी आप देखोगे तो आउटर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और अंदर की तरफ मेडुला होता है, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। A kidney has outer cortex and inner medulla. Medulla has जो few conical projections called renal pyramids, ठीक है, renal pyramids। अब ये देखो आप, ये जो है ये पिरामिड्स बोले जा रहे हैं, नॉर्मली ये पिरामिड्स के शेप में होते हैं, इनको हम पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड इज व्हाट, समथिंग लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, पिरामिड इज समथिंग लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये हम इनको मेडुलरी पिरामिड्स बोल रहे हैं, दीज आर पिरामिड्स, ठीक है। ये हमारे कहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारे मेडुला में आ रहे हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है और मेडुला में पिरामिड्स होते हैं एंड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसिस। ऑब्वियसली कैलिसिस में प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि यही कैलिसिस जो है ये आगे चल के हमारा यूरेटर में खुल रही है, माइनर कैलिसिस देन मेजर कैलिसिस एंड देन दे they are opening in ureter. Cortex extends in between the medullary pyramid as a renal columns called columns of Bertini। अब यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है, यहाँ जो कॉर्टेक्स है ये जो है ये हमारे जो पिरामिड्स हैं इनके बीच में एक्सटेंड कर रहा है, लाइक दिस, ये एक्सटेंड कर रहा है एंड वी आर कॉलिंग इट रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। यानी कि आपका जो मेडुलरी पोर्शन है ये दैट इज मेडुलरी पिरामिड, मेन मेडुलरी पिरामिड, main it is medullary pyramid, this is column of Bertini which is projection of cortex, this is column of Bertini which is projection of this cortex, something like this। ये इस तरह से कुछ है, ठीक है। और जो हमारे ये पिरामिड्स हैं ये हमारे खुल रहे हैं कैलिसिस में, ये हमारे खुल रहे हैं कैलिसिस में, ठीक है, ये कैलिसिस में खुल रहे हैं। फर्स्ट माइनर कैलिक्स देन मेजर कैलिक्स। ये एक्चुअली ये जो पिरामिड है यही हमारा यूरिन बना रहा है और एक तरह से कि यूरिन जो है ये माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स इसके थ्रू होता हुआ हमारा यूरेटर में आ रहा है, ठीक है। तो लाइक दिस यूरिन जो है हमारा नीचे आता है,
दिस इज द ऑल ओवर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं। हमारा कॉर्टेक्स है बाहर की ओर, अंदर की ओर मेडुला है जिसमें मेडुलरी पिरामिड्स बन रहे हैं। मेडुलरी पिरामिड्स हमारा कैलिसिस में खुलते हैं, फर्स्ट माइनर कैलिक्स एंड देन मेजर कैलिक्स, ठीक है। और हमारा जो हाइलम है, हाइलम, दिस इज हाइलम। हाइलम में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? ये हमारा हाइलम इज जस्ट opening which is present on the concave side of the kidney. It includes vessels like renal artery and vein, renal pelvis, जो हमारा यूरेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वी कॉल इट renal pelvis, जो कि आगे चल के हमारा मेजर कैलिसिस देन माइनर कैलिसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है बट दिस इज, यहाँ पे आप देखो ये हमारा कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स। ये इनर वाला दिस इज जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, दिस इज मेडुला, ठीक है। ये मेडुला है और ये दिस इज, ये कॉर्टेक्स का ही प्रोजेक्शन है अंदर की तरफ एंड वी कॉल इट रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। इसको हम रीनल, इसको हम कह रहे हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। दिस इज हाइलम, जहां पे ये सारे स्ट्रक्चर हैं, हाइलम है जहां पे ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन जो सारा जो रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सब कुछ हमारा नेफ्रॉन से होता है। अभी हमने जो जो थोड़े थोड़े एक 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 नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा था किडनी का, अब हम देखेंगे नेफ्रॉन जो मिलकर किडनी को बना रहे हैं वो किस तरह से हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन tubular nephron, ठीक है। each kidney has 1 million tubular nephron. Nephron are the structural and functional unit of kidney. Each nephron has two parts, that is glomerulus and renal tubule. glomerulus होता है और renal tubule होता है। glomerulus क्या होता है? This is glomerulus. ग्लोमेरुलस जो है एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, वैस्कुलर जो है स्ट्रक्चर जो कि हमारा जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसमें खुलता है, उसमें आता है। और फिर इसके बाद हमारा दिस इज द वैस्कुलर स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस इज द वैस्कुलर स्ट्रक्चर एंड रीनल टिब्यूल जो है हमारा जो किडनी का पार्ट है, इसमें पीसीटी आएगा, दैट इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि कलेक्टिंग डक्ट में खुलेगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमारा जाके मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिस, सॉरी माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस और यूरेटर में होता हुआ ब्लैडर में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यूरिन फॉर्मेशन सारा होता है। मेन जो एक्सचेंज होता है वो हमारा ग्लोमेरुलस में होता है, मेन जो सारी चीजें ग्लोमेरुलस से निकलती हैं। और इसके बाद ये जो हमारा और भी जब प्रॉपर एक सारी चीजें फिल्ट्रेट हो जाती हैं ग्लोमेरुलस से, जो ग्लोमेरुलस में हाईली वैस्कुलर ये होता है, ऑब्वियसली ये कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट कैपिलरीज। तो यहाँ से सारी चीजें हमारी फिल्ट्रेट हो जाती हैं जो हमारा किडनी के टिब्यूल्स में, और फिर ये आगे जाती है। लेकिन साथ में क्या होता है कि जो कैपिलरीज का नेटवर्क एक इनके चारों ओर भी होता है, तो यहाँ से भी एक्सचेंज चलता रहता है। तो इस तरह से रीएब्जॉर्प्शन भी साइड बाय साइड चलती रहती है। अगर देखें हम, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस क्या है कि एक कैपिलरी का गुच्छा है, आप ऐसे समझ लो एक कैपिलरी का बंच है। ग्लोमेरुलस इज अ network of capillaries. It has a afferent arteriole, ठीक है, afferent arterioli, ये पूरा एक गुच्छा है।
और फिर यहाँ से इफरेंट आर्टीरियोल जो है निकल गई। एफरेंट कहीं भी टर्म यूज हो तो एफरेंट जो पास में जा रहा है दैट इज एफरेंट, जो दूर लेके जा रहा है दैट इज इफरेंट। ठीक है, जो पास में लेके जा रहा है दैट इज एफरेंट, और जो दूर लेके जा रहा है दैट इज इफरेंट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज एफरेंट एंड व्हाट इज इफरेंट। Glomerulus has a tuft of capillaries formed by afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by efferent arteriole. Okay. So अगर हम देखेंगे तो ग्लोमेरुलस जो है वो एक गुच्छा है कैपिलरीज का, ठीक है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो कि एफरेंट आर्टीरियोल से बना है, एफरेंट आर्टीरियोल से बना है। और वो एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो रीनल आर्टरी का पार्ट है। ठीक है, और फिर ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू जाती है। तो कोई भी चीज जब जो चीज लेकर आती है, ऐसे ही हम लोग एफरेंट और इफरेंट एक कॉमन टर्म है जो यूज होता है, जो जो पार्ट लेकर आता है, जो उसको हम एफरेंट कहते हैं, और जो जो दूर लेके जाता है उस चीज को, उसको हम इफरेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन टर्म है एफरेंट इफरेंट, ये यहाँ नहीं और भी जगह यूज होगा, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। एफरेंट और इफरेंट इज अ कॉमन टर्म विच यू विल सी एट मोर प्लेसेस। ठीक है, एफरेंट जो है किसी पार्ट के पास कोई चीज लेकर आती है, और इफरेंट उसको दूर लेके जाती है। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल और जो है वो ग्लोमेरुलस बनाता है, एफरेंट आर्टीरियोल का जो पार्ट है, एंड देन इफरेंट आर्टीरियोल गोज अवे द ग्लोमेरुलस। फिर ये जो हमारा जो नेफ्रॉन है वो एक तो ग्लोमेरुलस और एक रीनल टिब्यूल से बना है। तो उसको आगे देखते हैं कि रीनल टिब्यूल में हमारा क्या क्या आता है। इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक बोमन्स कैप्सूल। दिस इज बोमन्स कैप्सूल। ये जो है ये बोमन्स कैप्सूल है, दिस इज बोमन्स कैप्सूल। ठीक, और इसमें हमारा ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस हमने देख लिया, ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब उसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज रीनल टिब्यूल, इसमें आ जाएगा आपका बोमेंस कैप्सूल। इसमें आपका क्या आएगा, बोमेंस कैप्सूल, एंड जो अदर पार्ट्स हैं लाइक प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड रीनल टिब्यूल, एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। तो इस तरह से इसके फर्दर पार्ट्स हैं। इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक बोमेंस कैप्सूल। अगर हम देखें तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल ये दोनों मिल के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वी कॉल इट मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी और रीनल कार्पसूल्स। ठीक है, ये जनरल टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस विद बोमेंस कैप्सूल, we call it renal corpuscle, we call it renal corpuscle, renal corpuscle। ठीक है, the tubule continues with proximal convoluted tubule, Henle's loop and distal convoluted tubule। इसमें हम देखेंगे पीसीटी आएगा, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। मैंने बताया कि जो प्रोक्सिमल टर्म जो जनरली यूज होता है, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल जो है वो पास की चीजों के लिए यूज होता है, डिस्टल दूर की चीजों के लिए यूज होता है। स्पेशली किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कॉमन लेके इस चीज को प्रोक्सिमल और डिस्टल वो नाम दिए गए हैं। प्रोक्सिमल जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर को आप जैसे कि हम यहाँ पे हम बोमेंस, जैसे कि यहाँ पे हम एक मालपीजियन बॉडी जो है हमारी, उसको हम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मान के और उसको लेके हम प्रोक्सिमल और डिस्टल टर्म देते हैं। तो यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है। कॉन्वुलेटेड मीन्स समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज कॉन्वुलेटेड समथिंग, समथिंग जो है एक कर्व सा जिसमें आ रहा है, दैट इज कॉन्वुलेटेड, कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूटेड एक जनरल टर्म है जो यूज होता है। द टिब्यूल कंटिन्यूज विद प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब जो बोमन्स जो कैप्सूल है वो हमारी
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में खेलती है। आप देख रहे हो कि जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो इस तरह से कर्व्ड है, समथिंग लाइक दिस। और जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो भी इस तरह से कुछ कर्व टाइप है। ठीक है, तो डिस्टल convoluted proximal convoluted tubule, that we call it PCT, distal convoluted tubule we call it DCT, एंड हेनलेज लूप जो है इन दोनों के बीच में आएगा, जो कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेनलेज लूप इज हेयर पिन शेप्ड, इट हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक हमारा असेंडिंग लिम्ब होता है। तो हेनलेज लूप जो होता है ये पीसीटी और डीसीटी के बीच में आएगा। तो टोटल हमारा जो होता है, हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है, इसमें हमारा बोमन्स कैप्सूल आएगा, देन हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा, देन हेनलेज लूप आएगा, एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा। जो हमारा हेनलेज लूप होता है उसका डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट होता है। आप देखो ये यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब हो गया और ये हमारा असेंडिंग लिम्ब हो गया। The DCT, that is distal convoluted tubule of many nephron open into collecting duct। ठीक है, ऑब्वियसली जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये क्लियर होना चाहिए कि वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। और हमारा फिर कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जा रहा है? हमारा कलेक्टिंग डक्ट जो है हमारा यूरेटर में खुल रहा है। यूरेटर में हमारा स्पेशली जो हमारा माइनर कैलिसिस है, फिर मेजर कैलिसिस, फिर जो हमारा यूरेटर है, जो जो पेल्विस है यूरेटर का, वी कॉल इट पेल्विस। जो जो यूरेटर का पार्ट जो हमारा किडनी से लगा हुआ है, वी कॉल इट रीनल पेल्विस। ठीक है, जो यूरेटर का पार्ट जो किडनी से लगा हुआ है, वी कॉल इट रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे एंड में सारी चीजें कलेक्ट होके, एंड में सारी चीजें कलेक्ट होके नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट ये हमारा खुलेगा किसमें? माइनर कैलिसिस में, माइनर कैलिसिस में, देन मेजर कैलिसिस। मेजर कैलिसिस और बड़ी हो जाती हैं, फिर उससे भी बड़ी हमारी आएगी रीनल पेल्विस, एंड देन रीनल पेल्विस से हमारा आएगा यूरेटर। यूरेटर से दोनों साइड के यूरेटर कहाँ खुलेंगे? जाके ब्लैडर में। ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्लियर होना चाहिए कि बोमेंस कैप्सूल आता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन distal convoluted tubule, then collecting duct, and then it opens into ureter and bladder and urethra. फिर से रीनल ट्यूब्यूल की बात करें, द डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज क्लियर। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो कॉर्टेक्स से मेडुला तक प्रॉपरली पूरा एक्सटेंड करता है। दे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, मेडुलरी जो पिरामिड्स होती हैं उनके थ्रू ये होता हुआ ये हमारा थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन कैलिसेस, ये जो कैलिसेस होती हैं ये यहाँ से होता हुआ ये हमारा यूरेटर में खुलता है। मालपीजियन बॉडी, ठीक है, मालपीजियन बॉडी दैट इज मालपीजियन बॉडी हमने क्या बताया? मालपीजियन बॉडी क्या क्या है? मालपीजियन बॉडी में हमारा बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आएंगी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर सिचुएटेड इन रीनल कॉर्टेक्स। थोड़े से आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, जैसे हमने बात की कि बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे देखो आप हमारा रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें आएंगी। हमारा ये मालपीजियन बॉडी आएगी, फिर ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया, फिर हमारा आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया। और जो हमारा लूप ऑफ हेनले है ये हमारा कहाँ पे रन कर रहा है? ये मेडुला में रन कर रहा है। लूप ऑफ हेनले जो है ये हमारा मेडुला में रन कर रहा है।
loop of Henle dips into medulla. Loop of Henle dips into medulla. द इफरेंट आर्टीरियोल, मतलब कि जो आर्टीरियोल ब्लड, जो आर्टीरियोल जो यहाँ से एक्सचेंज के बाद जा रही है, ग्लोमेरुलस से एक्सचेंज के बाद जो आर्टीरियोल जा रही है, मैंने बताया जो दूर लेके जा रही है दैट इज इफरेंट, ठीक है। जो इफरेंट आर्टीरियोल है वो क्या कर रहा है, आगे नेटवर्क बना रहा है, नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क बना रहा है। The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network, that is peritubular capillaries around the renal tubule. A minute vessel of this network runs parallel to Henle's loop, forming U-shaped vasa recta. इसको हम vasa recta बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कि a minute vessel of this network, ये क्या करते हैं कि जब ये यहाँ से सारा फिल्ट्रेशन करके जब ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना जो फिल्ट्रेशन है, जो भी फ्लूइड है उन्होंने टिब्यूल में डाल दिया, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ रहे हैं, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फ्लूइड डाल दिया। नॉर्मली होता ऐसा ही है कि बहुत सारा जो है फ्लूइड जो है वो फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, वो अपना काम, ग्लोमेरुलस जो होता है वो अपना काम बहुत लेजी तरीके से करता है, वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, वो अपना सारा जो है फ्लूइड डायरेक्ट दे देता है कि मैं ज्यादा उसमें मैं चेक नहीं करूंगा कि क्या चाहिए बॉडी को क्या नहीं चाहिए, वो अपना सारा फ्लूइड जो है किडनी जो नेफ्रॉन्स हैं बोमेंस कैप्सूल में डाल देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये आगे जाता है तो इसको रियलाइज होता है कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही दे दिया। फिर वो वापस लेने के लिए एक नेटवर्क बनाता है, वो वापस लेने के लिए एक जाल बिछाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं ये फिर एक यहाँ पे एक माइन्यूट आपका एक बहुत पतली जो एक कैपिलरीज का जाल बिछाती हैं, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। स्पेशली लूप ऑफ हेनले में ये रहता है वासा रेक्टा। अब देखोगे हेनलेज लूप जो है ये नीचे की ओर है, जो कि हेनलेज लूप कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, हेनलेज लूप हमारा मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुला, ठीक है, मेडुला में एक्सटेंड करता है। तो a minute vessels of this network runs parallel to Henle's loop forming vasa recta, इसको हम vasa recta टर्म दिए। ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। What is vasa recta? These are peritubular capillaries. Peritubular, peri मतलब चारों ओर, ट्यूब्यूल्स के चारों ओर कैपिलरीज का जो जाल होता है लूप ऑफ हेनले में, इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। अब देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं यहाँ पे, कितने टाइप्स के नेफ्रॉन हैं। देखो आप, दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक कोर्टिकल होता है, एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। हाँ, फंक्शन दोनों का सेम है, बट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब किस तरह डिफर करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। पहले आप ये देख लो कि हमारा जो नेफ्रॉन से जितनी चीजें एक्सट्रैक्ट होती हैं, हमने कलेक्टिंग डक्ट तक बात कर ली थी कि कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती हैं। जब वो कलेक्टिंग डक्ट में एक बार आ जाती हैं तो फिर ये हमारी कहाँ खुलती हैं, ये हमारी खुलेंगी माइनर कैलिसिस में, माइनर कैलिसिस में, then major calyces, then renal pelvis, ureter, bladder and urethra, ठीक है। इस तरह से पास ऑन होता है। देन अगर हम कोर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो दैट कंस्टिट्यूट 85%, ये क्लियर होना चाहिए कि कोर्टिकल नेफ्रॉन हमारा मेजर जो मेजर पार्ट of nephron is cortical nephron, then juxtamedullary nephron, ठीक है। In cortical nephron the Henle's loop is short and extend only very little into the medulla. Vasa recta is absent or highly reduced, ठीक है। इसमें जो वासा रेक्टा है वो एब्सेंट होती है। व्हाट इज वासा रेक्टा? वासा रेक्टा जैसे कि मैंने बताया कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, पेरिट्यूबुलर जो एफरेंट आर्टीरियोल है, एफरेंट इज ब्रिंगिंग इफरेंट आर्टीरियोल है,
that is forming the peritubular capillaries. तो peritubular capillaries एक पॉइंट पर आके लूप ऑफ हेनले में एक बहुत थिन नेटवर्क बनाती है एंड वी कॉल इट वासा रेक्टा. सो वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन कोर्टिकल नेफ्रॉन. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. देन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, आप देखो जक्स्टा मेडुलरी ये नीचे की तरफ है. In this, Henle's loop is long and runs deep into the medulla and vasa recta is present here. ठीक है, वासा रेक्टा यहाँ पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ जो हमारा कोर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें जो लूप ऑफ हेनले है ये थोड़ा सा ही आ रहा है, जबकि हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो काफी डीप तक जा रहा है मेडुला में, और इसमें वासा रेक्टा इज प्रेजेंट. वासा recta is present. Vasa recta is present. अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है, अगर हम बात करें तो आप फिर देखोगे कि इसमें एक एफरेंट आर्टीरियोल आता है, एफरेंट आर्टीरियोल आता है जो कि बोमन्स कैप्सूल बनाता है. फिर हमारा इफरेंट आर्टीरियोल आता है, इफरेंट जो लेके जा रहा है, ठीक है. और ये इफरेंट आर्टीरियोल जो है ये हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना रहा है. यहाँ पे आप देखो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं क्योंकि यहाँ पे फिर एक्सचेंज हो रहा है. और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इन लूप ऑफ हेनले दीज आर कॉल्ड वासा रेक्टा. और ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होती हैं. वासा रेक्टा प्रेजेंट इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स which constitute 15% of total nephron. आपको ये देख के, ये पिक्चर आपको शायद देख के क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरह से होती है. यहाँ पे आप देखो, ये देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरह से प्रेजेंट होती है. ये कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कुछ पार्ट मेडुला में होता है. मेन जो होती है हमारी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं. So this was all about the structure of nephron as well as the structure of nephron and diagrammatic presentation of nephron. We will continue it in next lecture from the formation of urine formation and function of tubules. इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, that is urine formation physiology of kidneys. This was all about the structure of nephron. Go through it